वीडियो में बात करेंगे हम लोग बेसिक मैथमेटिक का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11। तो देखिए लेक्चर नंबर 10 में हम लोग लॉगरिथमिक पढ़ लिया था पूरा। अब इस लेक्चर में हम लोग पहला पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा पढ़ेंगे कि कितने एलजेब्रा की ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलजेब्रा की। तो देखिए एलजेब्रा में पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ कहाँ बनता है फिजिक्स में बताऊंगा, वहाँ पे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, दो रूट्स होते हैं। अगर मान लें लेट अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा हो इसके रूट्स, तो देखिए एक चीज़ आपको ये पढ़नी है कि सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे होता है -b/a। अब -b/a का क्या मतलब हुआ? b क्या है? b x का कोफिशिएंट है और a x² का कोफिशिएंट है। तो इसको भी समझे रहे, क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में ना देख के किसी और फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b और जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो यहाँ लिखेंगे, इसी को और लिख सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ, अरे उधर लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट 60 में लिख देते हैं x²। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², उधर दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² और यहाँ माइनस रहेगा। तो ये सम ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा और ये हो जाता है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², उसको देख लेना। तो ये चीज़ें तो उतना नहीं कह सकते कि यूज है, लेकिन मैंने इसको भी आप इस पे जाने रहो कि ऐसा होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इसके रूट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना है जो रूट्स निकालेंगे। तो देखिए इसके रूट्स जो होते हैं इससे इस फार्मूले से निकालते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की वैल्यू जो आएगी -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ें केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 11th का एक टॉपिक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ये वाला इक्वेशन बनता है जब वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर का कंसंट्रेशन निकालना होता है इक्विलिब्रियम में, तो इस ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो वहाँ से x की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। इसका क्या मतलब हुआ प्लस माइनस आने का? देखिए एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे तो -b प्लस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। एक ये हो जाएगा। मान लीजिए दो रूट्स हैं, एक इसको x1 मान लीजिए, जैसे अल्फ़ा बीटा माने थे तो इसको अल्फ़ा बीटा भी मान सकते हैं, लेकिन मैं x1 x2 मान लेता हूँ। x2 की बात करेंगे तो -b माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, इसके 2 रूट्स आएंगे। तो उस वाले क्वेश्चन में जब आप करते हो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो इससे तो 2 रूट्स निकालते हैं। अब जैसे देखिए वो निगेटिव है, मान लीजिए वो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव होता नहीं है किसी का कंसंट्रेशन, तो उसको नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसे और भी जगह हैं जो फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ये और जान लीजिए, अगर इसको जो ब्रेकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ, रुक जाइए, इसको हटाने के बाद जो ये लिखा हुआ है b² - 4ac, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसको d से डिनोट करते हैं, d से। तो यहाँ पे इसको जानना भी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए
ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, लेस देन 0 निगेटिव। अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो रूट भी निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसमें यही सब इतना ही नहीं है, लेकिन जितना ये बता दिया इतना जाने रहोगे तो काफ़ी है फिजिक्स या मैथ में यूज कराने के लिए। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ के लिए तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसकी ग्राफ कैसे बनेगा क्या होगा, ये खाली आपको बताई जा रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर यूज होता है इसका तो इतना ही इसमें आपको पढ़ लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब अलजेब्रा का दूसरा जो पार्ट आता है उसको देखते हैं। अलजेब्रा का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, जो बेसिक चीज़ें हैं इतना है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल करना चाहते हो यार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे मान लीजिए फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा x² x + 2 = 0। देखें जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, हम तो डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं कि जहाँ पे फैक्टर नहीं हो पाएगा वहाँ की बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे फैक्टर हो जाएगा वहाँ पे आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से फैक्टर से ही काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे d की बात करें, अगर यहाँ d की बात करेंगे तो d देखो क्या आता है, फैक्टर यहाँ नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो फैक्टर से ही निकाल लेंगे, आप लोग पढ़े होगे तो। लेकिन अगर फैक्टर नहीं करना चाहते हो तो ये फार्मूला लगाओ, वही वाला जो पढ़े हो, -b कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन फार्मूले में माइनस होता है। अब प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4ac। तो देखिए ये निगेटिव आ जा रहा है, तो इसका जीरोस पॉसिबल ही नहीं है निकालना, ये हमने लिया ऐसे ही, इसका तो फैक्टर भी नहीं होगा और जीरोस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव कर लीजिए तभी निकल पाएगा इसका रूट। हम जीरोस कह देना भूल के यार, पॉलिनॉमियल में जीरोस होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होता है, तो यहाँ रूट्स की बात करेंगे। तो रूट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहता तो ये निगेटिव आ जाता। अरे यार पॉजिटिव रहता 4ac, यहाँ तो माइनस होता है फार्मूले में, तो ये निगेटिव आ जाता है क्योंकि ये 8 - 1 - 7, तो उसको एग्जिस्ट नहीं करता वो। लेकिन यहाँ पे माइनस है, ले लिया हमने, तो अब ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये डिवाइड बाई 2 × 1, 2 ये मतलब ये कितना है 1 है, तो -1 प्लस माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 और नीचे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 9, और 9 से क्या होगा, 9 से 3 निकल आएगा बाहर और यहाँ पे 2, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, वहाँ पे प्लस साइन लेने का ये मतलब हुआ ये तो निगेटिव ही रहेगा, इसका ये प्लस लेना है, तो -1 + 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2/2 1 आ गया। और अगर हम बात करें उसी को माइनस लेंगे तो -3 डिवाइड बाई 2 -4/2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे, नीचे का दिखा नहीं है, आप समझ रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अलजेब्रा का जो सेकंड पार्ट आएगा उसकी बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में इतना बहुत सफिशिएंट है, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है क्यूबिक और वो सब पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं यूज कराता है उसमें। दूसरा आता है उसमें बायनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा का ही पार्ट है, बायनोमियल थ्योरम। ये बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, जो सबसे बेसिक फार्मूला यूज होगा बायनोमियल थ्योरम में, कई सारे फार्मूले हैं, हम एनी इंडेक्स वाला लिख रहे हैं, जो कभी भी आए तो उसको यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया गया है बताऊंगा, किस फिजिक्स में किस चैप्टर में किया गया है। देखिए ये होता है 1 + x⁴ n, वेयर n क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर n इज पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन etc, मतलब पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन हो सकती है, तीनों चीज़ें, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकती है। इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n(n−1) डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 × x²। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है अभी बता रहा हूँ, प्लस n(n−1) n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3x³ प्लस ...
एक्स, उसी के हिसाब से फिर हो जाएगा n माइनस, देखिए 2-3 टर्म से आगे कहीं यूजन होगा इतना ज़्यादा कि ज़्यादा जाना पड़े, अगर जाना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए है अगला टर्म कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 तो रहेगा ही, एक और क्या हो जाएगा n माइनस 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4। तो आप ये ध्यान दीजिएगा इस पर, जो यहाँ पे होती है वही यहाँ पे लिखा जाता है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या कर लें, फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है इसलिए वहाँ लिखा नहीं गया। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है इसको बता देते हैं, और ये एक्सपेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है यूज होता है आपके, देखिए ग्रेविटेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक डेरिवेशन है वेरिएशन ड्यू टू हाइट, तो उसमें यूज हुआ है ये सब, ठीक है। तो आप देखें क्या इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का, कोई भी फैक्टोरियल हो, अगर फैक्टोरियल n हो तो इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डाट डाट करके 1 तक जाएगा। अभी ये नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, क्या मतलब हुआ। यहाँ पे देखिए अगर फैक्टोरियल मान लीजिए 8 का करना हो एक्सपेंशन तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे n करके लिखा गया था 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी जहाँ से अगर फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रहे हो, फैक्टोरियल 8 है तो 8 7 6 5 4 सबका वहाँ तक मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 की बात करें 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। फैक्टोरियल 6 पहले 6 5 4 3 2 1, इसी तरह से फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये याद रखना, देखो आप पढ़ रहे हो और सही से इसको याद रखोगे तो जब भी फिजिक्स में या कहीं केमिस्ट्री में यूज आएगा तो आपको टीचर तो बताएगा ही, जो जिससे भी पढ़ोगे आप, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तो वहाँ पे चीज़ों को समझना आपके लिए आसान होगा, नहीं तो उसी में अपना घूमोगे इधर उधर। तो ये हो गया। अब इसमें नोट में क्या लिखना है, देखिए ये तो इतना बड़ा होता है, इसका एक्सपेंशन ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसको याद करना बहुत आसान है, 1 प्लस एन एक्स बाई फैक्टोरियल 1। फिर उस पर n क्या होता है, कम होता जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा दूसरे टर्म में, दूसरे में n माइनस 1 n माइनस 2, अगले में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे करते चले जाओगे। और इस पे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, यहाँ x की पावर 1 यहाँ 2 3 डाट डाट डाट, ठीक, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, नोट में लिखना है, अगर यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज करके इफ मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो, अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो तो 2 ही टर्म तक एक्स्ट्रा एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि उधर वाला टर्म बहुत ही स्मॉल होता है, 2 ही टर्म तक करते हैं। तो क्या इसका मतलब है वो 2 ही टर्म तक करते हैं, तो यानी 1 प्लस x की पावर n लिखा हो प्लस n लिखा हो तो इसका nx हो जाता है, nx। ऐसा नहीं है कि इधर का नहीं आएगा, ध्यान देना, और फिजिक्स में ऐसे ही यूज कराया जाता है। उधर का क्यों नहीं लिया जाएगा, उधर का बहुत स्मॉल है, क्योंकि देखिए x की वैल्यू बहुत छोटी है, स्क्वायर करेंगे और छोटी होगी, क्यूब करेंगे और छोटी होगी, तो 1 पावर तक ही लेते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसका अगर x बहुत छोटा होता है 1 की पावर nx की वैल्यू ये हो जाती है। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर रहता लिखा हुआ है 1 प्लस x और x क्या है, बहुत छोटा है, x मान लीजिए है 0.001 की पावर, मान लीजिए n कुछ भी हो सकता है, n अब मान लीजिए 100 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 प्लस nx, तो n कितना है, n 100 है और x की वैल्यू कितनी है, ये है x की वैल्यू, तो 0.001। अब आगे वाला जो ये इसमें होता है तो उसको नहीं लगाएंगे, उसको जो ही करेंगे तो क्या होता जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका ये वैल्यू छोटी आती जाएगी, तो इसलिए उधर वाला एक्सपेंड नहीं करते हैं। अगर x क्या होता है 1 से बहुत छोटा होता है तो ये हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें और क्या हो सकता है, अब ये n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी तो हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, अब जैसे ये हो जाए, यहाँ पे x माइनस कर दिया जाए, n को पॉजिटिव ही रहने दिया जाए, तब इसका 60 में क्या होगा, ये केस यही वाला सबका चल रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस nx हो जाएगा। ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस था, ये भी प्लस था, तो nx हुआ और यहाँ पे माइनस nx हो जाएगा।
उसी तरह से यहाँ पे ये प्लस है, 1 + x ही है, लेकिन पावर हो गया माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा -nx। तो आप ये बात को बहुत ध्यान से याद रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब दूसरा क्या हो सकता है इसका, दूसरा देखिए ये हो जाए 1 - x और यहाँ भी माइनस हो, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों प्लस में आएगा, nx आएगा। तो ये 4 चीज़ें शार्ट में आप याद रखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका इतना बाइनोमियल थ्योरम। और अलजेब्रा में सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है या सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसकी बात कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, आपको पता है लेकिन बता दे रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, देखो क्या होता है। पहला होता है आपका, पता होगा आपको, a + b = होता है a² + 2ab + b²। इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर माइनस लग जाता है तो a² - 2ab + b²। और इसी का अगर क्यूब हो, अब ये अभी स्क्वायर में और लिख देते हैं, एक होता है a² - b² = a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। उसी तरह से अगर हमको क्यूब वाला निकालना हो, क्यूब वाला, तो a + b का होल क्यूब अगर होता है तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। और इसी को अगर ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाता है, उधर दिखेगा यार, a³ छोटा छोटा लिख रहे हैं, b³ प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो ये का स्क्वायर हो जाएगा, 3a² + 3ab², 3ab², ठीक है। तो उसको खोल के लिख सकते हो, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, उधर दिक्कत हो रही है। अब जैसे इसी का माइनस लग जाए, a - b हो जाए क्यूब, a³ - b³ हो जाएगा, -b³ हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, -3ab ब्रैकेट में a - b। अब फिर इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके वैसा लिख सकते हैं, ये हो गया। और देखिए एक फार्मूला ये होता है, ये आप नोट करते चलिए, a³ + b³, ये क्या था, a + b का होल क्यूब था। यहाँ पे क्या है, a³ + b³, तो इसका होता है a + b दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। ध्यान देने वाली बात है, अगर a³ + b³ निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा a + b, यहाँ पे a² - ab + b² होता है, इस वाले में यहाँ माइनस होता है। और अगर यहाँ पे वो लग जाए, यहाँ पे माइनस लग जाए, क्या देखिए दिख रहा है ना, a³ - b³ हो जाएगा, तो a - b दूसरे ब्रैकेट में a² + ab, a² + ab + b², ये हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। ये था इतना। अभी और भी इसमें है फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं, नोट करना हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, बेसिक फार्मूले हैं। अब इसी में देखिए आता है आपका a + b + c का होल स्क्वायर, तो होता है ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। या इसी को और अगर छोटा करना चाहो तो a² + b² + c², 2 बाहर ले लें, ab bc ca। ये भी देख लीजिए आप, इस तरह से होता है। अब किसी में यहाँ माइनस होगा तो वहाँ माइनस रखते जाएंगे। मान लीजिए b माइनस है तो यहाँ तो प्लस ही आएगा, लेकिन जहाँ b है, जैसे यहाँ पे b आया है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे b आया है तो माइनस हो जाएगा, तो उसको तो उसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे, दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ये फार्मूला होता है, a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल होता है a + b + c दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab
माइनस बी सी माइनस सी ए, दिख रहा है यार, ए बी है, ये बोल रहे सुन लीजिए, ए बी है, बी सी है, सी ए है, ये है इसका। और यहीं पे एक कंडीशन आती है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका यूज होता है मैं उसमें फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज है इसका, ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर ये 0 हो गया उधर पूरा 0 हो जाएगा, तो 3abc के इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा जब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये सब थे बहुत बेसिक फार्मूले। अब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको और हम बता देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद सोच के इसी का यूज करके लिखना रहता है। जैसे अगर हमको लिखना हो a माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये कहाँ से आया, ये चीज़ कब होता है, ये कहाँ लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहीं कहीं क्या होता है, a प्लस बी गिवन होता है, ए बी गिवन होता है, तो वहाँ पे ए बी निकालना होता है, तो ऐसे में निकल जाएगा, लेकिन ऐसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम लोग a माइनस बी निकाल लें तो दोनों को ऐड कर दें, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो a प्लस बी दिया हो और ए बी दिया हो तो a माइनस बी निकालने को ऐसे सेट कर सकते हैं। ऐसे कैसे हुआ है, देखिए इसको ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और यहाँ पे होगा माइनस 4ab, तो ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करके माइनस 2ab, जो कि किसकी वैल्यू होती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो इसीलिए इसको लिख दिया गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको लिख सकते हो। तो देखो हम तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, रिवाइज कराई जा रही हैं। कोई ये मैथ नहीं पढ़ रहे हो कि इसको अब यूज करके 50-100 क्वेश्चन कर लिया जाए, बस आपको फार्मूले याद कर लिया जाए, फार्मूले रिवाइज कर लिया जाए कि कहीं आए तो आपको इसकी वजह से दिक्कत ना हो फिजिक्स वगैरह में, बस इसके लिए पढ़ रहे हो। इसके नहीं पढ़ो कि अभी मैथ पढ़ो पूरा दिन क्वेश्चन लगाओ, टफ से टफ क्वेश्चन लगाओ। हाँ, अगर लगाना चाहते हो तो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल इस पर कर सकते हो, जो आपके पास बुक रखी हो इस तरह की, उसमें से आप लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन फिजिक्स के लिए बस खाली इसको जाने रहो जहाँ यूज हो, ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो अगला जो हमारा इसका एक और है, इसी में अलजेब्रा का ही होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, कंपोनेंटो डिवेंडो रूल। ये क्या होता है, कंपोनेंडो डिवेंडो रूल। ये क्या होता है, ये बहुत यूज होता है, a बाई बी लिखा हो, c बाई डी लिखा हो, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, a प्लस बी, इसी को ऊपर ऐड कर देते हैं और फिर इसी माइनस कर देते हैं, a माइनस बी इक्वल c प्लस डी, c माइनस डी। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिवेंडो रूल। कहीं कहीं ये भी लग जाता है। ठीक है, क्या है, a बाई बी लिखा हुआ है, c बाई डी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी कर देते हैं, तो ये होता है कंपोनेंडो डिवेंडो रूल। अब जो होता है इसमें और क्या अलजेब्रा में बचा है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले बात करें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई सीक्वेंस ऐसा लिखा हो जिसमें क्या हो, डिफरेंस, मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रहे हैं उसमें क्या हो, डिफरेंस सेम आए। मतलब क्या हुआ, जैसे 2, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लिखा हो, 7, 9, 11 और 13, तो इसमें क्या दिख रहा है, जो सक्सेसिव टर्म है, मतलब ये 4 में से 2 को माइनस करो तो कितना आएगा, इसमें से माइनस कर लो इसको 2, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 2, इसमें से माइनस 2, तो सारे 2 सक्सेसिव टर्म, मतलब सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंस सेम आता है तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ भी देखिए, इसमें से सेकंड में से माइनस करें तो क्या आएगा 2, माइनस करें क्या आएगा 2, माइनस करें क्या आएगा 2, तो इसका मतलब ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 1, 2, 3,
4 5, इसमें क्या डिफरेंस है 1 का, ये भी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 5 9 11 12 13, तो देखिए यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है 4 का, यहाँ पे अंतर आ रहा है 2 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पे 1 का, तो ये नहीं है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कोई प्रोग्रेशन होगा लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हालांकि ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो है कोई मैच नहीं कर रहा है, ना डिफरेंस ना और कुछ। तो इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, जब जो सक्सेसिव टर्म में क्या होगा सेम अंतर होगा, सेम डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे था। तो अब उससे करना क्या है, तो इसका क्या क्या याद करना है, कैसे यूज होना देखिए। तो पहले अगर हम लिखें तो ये लेट कर लें, अगर लेट फर्स्ट टर्म्स ए है एंड जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी, देन एपी क्या होगा, देन एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए अभी आपने पढ़ा था, इधर देखिए 2 4 6, इस तरह से ये क्या था आपका एपी था। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, इसमें से माइनस कर रहे थे तो आ रहा था कितना आ रहा था 2। तो क्या है, अगर हमें पहला पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो इसी में 2 जोड़ते जाओ, 2 कॉमन डिफरेंस है ना, तो 4 आ गया, फिर इसमें 2 जोड़ो तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ का जनरल टर्म लिख रहा हूँ। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे एपी का, फर्स्ट टर्म ए है तो ए प्लस डी, अब इसी में डी जोड़ दो, इसमें दोबारा डी जोड़ेंगे तो एक डी तो था ही, दोबारा डी जोड़ने का मतलब ए प्लस डी है, फिर डी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 होगा। तो इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म्स क्या हो जाएगा, उसको an से लिखा जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे लिखा गया, देखिए प्रूविंग की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखो ये कौन सा टर्म था, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। तीसरे टर्म में डी का कोफिशिएंट उस टर्म से एक कम है, क्या मतलब हुआ, तीसरा टर्म है और डी का कोफिशिएंट कितना है 2 है, टर्म से तीसरा और डी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2। तो अगर क्या मतलब हुआ, जितना टर्म्स होता है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है, जितना टर्म्स होता है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है। अगर n टर्म्स होगा तो डी का कोफिशिएंट क्या आएगा n-1, एक कम आएगा। तो यही n टर्म लिख रहे हो तो डी का कोफिशिएंट एक कम आएगा। अब इसी के हिसाब से पांचवा टर्म लिखना हो तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d, कहाँ से आया n की वैल्यू रख दिए यहाँ पे, 5 रखोगे तो 4d आएगा। 6 टर्म निकालना हो तो a प्लस 5d, ये तो था इसका n टर्म्स। तो इसके कौन कौन से ये n टर्म्स का मतलब जैसे क्या हुआ, देखिए ये सब तो आप लोग समझ लीजिए, ये n टर्म्स ये इसका ep का जनरल फॉर्म लिखा हुआ था। तो देखिए अगर बात करें हम लोग किसकी, अगर इस जैसे इसे लिखा हो इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है जैसे आपको टर्म्स लिखा हो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, फाइंड 10th टर्म्स, 10th टर्म्स फाइंड करें तो a10 फाइंड करना है। इसी में रखेंगे a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, d कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 को माइनस करो कितना आया 2, और यहाँ पे रखना है 10, तो ऐसे लिख लो 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 और ये 9 इंटू 2 कितना आया 2 प्लस 18 कितना आ गया 20। इसका मतलब हुआ जो इसका 10th टर्म होगा वो 20 होगा। तो इससे किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है। एपी अगर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो इस तरह फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो और अब क्या इसमें और क्या क्या है, ये तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं सारा फार्मूला और लिख देता हूँ दोबारा, और वही फार्मूले आप याद रखिए काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ nth टर्म क्या था, nth टर्म्स an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और एक में यहीं और ध्यान दीजिएगा, nth टर्म्स फ्रॉम लास्ट, nth टर्म्स फ्रॉम लास्ट से निकालना होगा n। ये सब मैथ के लिए होता है लेकिन आप लोग भी लिख लो कहीं यूज हो जाए तो, l n-1 इंटू डी। अब ये l क्या है,
ये क्या, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। देखो जैसे मान लो आपका AP लिखा हुआ है ऐसे 2 4 6 8, फिर डॉट 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 करके यहाँ पे 200 दे दिया। अब लास्ट से पूछे पाँचवा टर्म, लास्ट, ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा इधर से आएगा, उधर से लास्ट पाँचवा, तो ये पहला हो गया, यहाँ का दूसरा, यहाँ का तीसरा, ऐसे आएगा। तो ये L पता रहेगा लास्ट टर्म और D पता रहेगा, तो रख के उधर से निकाल सकते हो। अरे यार इधर से जैसे मान लो इधर इसका होता है 98 96 94, तो इधर वाला लास्ट पूछेगा पाँचवा 92 पूछेगा, मतलब ये पूछेगा उधर से बताओ, तो L की वैल्यू रख देना, बस उधर से पाँचवा टर्म आ जाएगा। और ये तो शुरू से निकालने के लिए है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस इतना याद रखो। हालांकि ये कहीं यूज नहीं होगा उतना, लेकिन लिखवा दिया जा रहा है। अब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म्स, सम निकालने के लिए दो फार्मूला। सम का मतलब सम बता रहा हूँ, Sn इक्वल टू, एक होता है n/2 a प्लस L, वेयर L इज लास्ट टर्म। L क्या होता है, यहाँ दिख रहा है, L जो होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म्स, ठीक है। और इसी को Sn इक्वल टू होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a n-1 इंटू d। ये भी लगा सकते हैं Sn निकालने का। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो ये लगा सकते हैं, और लास्ट टर्म दिया हो तो ये लगा सकते हैं। सम निकालने, सम का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ लिखा हो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो इसके 5 टर्म का सम निकालो। सम का मतलब इनको ऐड करना, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे इस फार्मूले से सम। ये सम बताएगा, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दिया जाए तो 3 टर्म का सम बताएगा, और वो तो ये पर्टिकुलर टर्म बताता है। जैसे तीसरा चौथा, मतलब n की वैल्यू यहाँ थर्ड निकालने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें a3 का मतलब हुआ तीसरा टर्म, a3 रखोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखोगे, a की वैल्यू 2 रखोगे, d की वैल्यू जो है रख देंगे, तो तीसरा टर्म आ जाएगा। अगर 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, और इसमें 3 रखेंगे अगर 3 टर्म का सम, मतलब इन दोनों का समेसन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 बताएगा, और ये किसी पर्टिकुलर टर्म को बताता है। इतना समझ गए ना। तो अब जो है ये हो गया। हाँ, AP में देखिए एक चीज़ और है, सिग्मा समेसन, वो क्या होता है उसको देख लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। तो जी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन उसके बाद देखा जाएगा। तो देखें, एक ही ये यूज होती है, समेसन सिग्मा n इक्वल टू, बस ऐसे आप ये इसको मत देखिए, सिग्मा n लिखा रहेगा n प्लस 1/2, और सिग्मा n स्क्वायर लिखा रहेगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा n क्यूब रहेगा, इसका मतलब बता रहा हूँ सिग्मा 1 का मतलब क्या हुआ। ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करना चाह रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्या मतलब हुआ, देखिए इसका ये मतलब होता है कि आपको सम निकालना हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का, जितने टर्म निकालना हो, 100 तक निकालना हो, यहाँ 100 रख दो तो इसका सम दे देगा। और ये सिग्मा n का मतलब ये होता है, सिग्मा n का मतलब होता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। n की वैल्यू जो भी रखोगे, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, और सिग्मा का मतलब होता है समेसन। तो ये इस चीज़ का समेसन दे रहा है, कहाँ तक। अगर n की वैल्यू 4 रखोगे 4 टर्म तक देगा, 5 रखोगे 5 टर्म तक देगा। तो ये भी उस चैप्टर में, मतलब AP वाले में ये होता है। तो कहीं आ जाएगा तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको देख सकते हो आप। अब ये क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब का समेसन लिखा हुआ है। अब ये n क्या है, जैसे 3 रखोगे 3 तक समेसन दे देगा, 2 रखोगे 2 तक समेसन दे देगा, 4 रखोगे 4 तक समेसन। क्या 4 तक समेसन, क्या 2 तक समेसन, मतलब अगर 2 रखोगे तो यहाँ तक की वैल्यू दे दिया, इसके क्यूब तक की, अरे क्यूब है ये। 3 रखोगे तो ये सब जो आएगा ऐड करने पे वही दे देगा। जैसे 1 आ रहा है 8, और ये 9 का 27, हाँ 27, तो इसको जो आएगा ऐड करने पे वही बता देगा 3 तक। और 4 का मतलब 4 टर्म तक, 5 रखोगे 5 टर्म तक ये समेसन देगा। तो ये भी देख लेना सिग्मा होता है। अब इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है,
जब दो टर्म्स का रेशियो सेम होता है, मतलब जैसे यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे लिखा हो, तो देखिए अगर सेकंड में डिवाइड करेंगे फर्स्ट को 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा, 32/16 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दो टर्म्स का रेशियो क्या है, सेम है। दो टर्म्स का रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, दो टर्म्स का अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये हो गया जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसका जनरल अगर लेट कर लें, लेट कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात करेंगे, कॉमन रेशियो आर एंड फर्स्ट टर्म ए देन जीपी, तब जीपी क्या हो जाएगी, देखो पहला ए रहेगा, उस दूसरे के लिए क्या किया गया है, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए होगे तभी 4 आया होगा। कॉमन रेशियो 2 है तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए तभी 8 आया होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तभी आया होगा। तो ए पहला ये हो गया, दूसरा इसी में आर का मल्टीप्लाई ए आर, फिर इसी में आर का मल्टीप्लाई तो ए आर स्क्वायर, फिर इसी में आर का मल्टीप्लाई ए आर क्यूब। तो ये आ जा रहा है एपी का जनरल टर्म। तो एंड टर्म क्या होगा, एंड टर्म्स एपी का ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। ये होता है इसका जनरल टर्म। किसी भी टर्म को निकालना हो तो ए आर की पावर n-1। अब आगे इसमें देखिए और कौन कौन से फार्मूले का यूज होता है एपी में, तो पूरा सारा लिख देता हूँ, बस आप उसको याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। ये और जीपी वाला मतलब सॉरी जीपी की बात हो रही, कहीं ये भी बोल दिया क्या यार, जीपी में जितने फार्मूले यूज हैं वो कर लेना, क्योंकि जीपी वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सब में यूज होता है। जब इन्फिनिटी टर्म का चार्ज रखा होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले में यूज होता है। तो एंड टर्म पहले, एंड टर्म्स यहाँ लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ठीक है। एंड टर्म फ्रॉम लास्ट, एंड टर्म्स फ्रॉम लास्ट ए एन इज इक्वल टू एल आर की पावर n, एल क्या है, लास्ट टर्म है जो कि आप जान रहे हो। अब समेशन ऑफ एंड टर्म, सम ऑफ nth टर्म्स, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब ये लगाते हैं। एस एन यही वाला फार्मूला ए 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर तब लगाते हैं जब क्या होता है, r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब ये लगाते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बुक में भी लिखा रहता है, ज़्यादा इसमें आपको क्या किया जाए, हालांकि दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, ऐसे यहाँ दिख रहा है ना, एस इन्फिनिटी, ये बहुत यूज होता है, ए अपान 1 माइनस आर, ये बहुत यूज होता है, ए अपान 1 माइनस आर, ये इन्फिनिटी टर्म का सम है। अब देखिए जैसे छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, ये फार्मूला सब आप याद कर लीजिएगा। ए एन टर्म का समेशन है, जैसे उसमें पढ़े थे एपी में, ऐसे जीपी में है, और ये इन्फिनिटी टर्म का है। उस वाले में इन्फिनिटी टर्म का नहीं होता है, क्योंकि ये एपी इन्फिनिटी में इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें बन सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इस पर, उसके बाद आप लोग का काम खत्म। देखिए जैसे इसका निकालना है, आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q अपान 2, Q अपान 2, Q अपान 4, Q अपान 8, Q अपान 16 डॉट प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट चार्ज रखे हैं। तो देखिए यहाँ से Q को पहले बाहर ले लेंगे, चाहे तो 1/2 को बाहर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, Q/2 को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1/2, यहाँ क्या बचेगा 1/4, यहाँ क्या बचेगा 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जीपी में है, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, कॉमन रेशियो, इसमें 1/2 1/2 1/2 जीपी में है, तो इसके इन्फिनिटी टर्म का सम निकाल ली। और Q/2 तो बाहर लिए हो, क्योंकि अब इसको सम करना है, ये फोर्स लग रहा है इन्फिनिटी चार्ज पे ऐसे,
तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, 1, आर की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, अरे 1/2 डिवाइड बाई 1 कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे। अरे यार देखो सही से रखें, तो ये नीचे क्या बचेगा 1/2, q/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कट जाएगा, कितना आएगा q आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, रजिस्टेंस वाले में भी होता है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी होता है। तो इतना आपने पढ़ लिया पूरा अलजेब्रा, कुछ चीज़ें छूटी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ छूटी है सॉरी, तो जो है कमेंट में उसको बताइए, उसको समझा दिया जाता है, या अगर इस टॉपिक में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें, उसको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा देखो वीडियो को बड़ी करना नहीं चाह रहे हैं, अब एक एक प्रूविंग बताएंगे तो समझ लो मैथ और इसमें क्या अंतर रहेगा। तो आप मैथ की तरह नहीं पढ़ाया गया है, उस तरह पढ़ाया गया जिसमें फिजिक्स में आपको काम चल जाए, बस खाली आप बेसिक समझ लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।